Hello kittens and welcome back to our channel Mindful Cats. I'm Srishti and today we are going to cover class 12 chapter number 4 psychological disorders. So let's get started. So कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड में एक थॉट जरूर आता है दैट व्हाई आर वी स्टार्टिंग दिस चैप्टर. तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करने के लिए व्हाट आई डिड वाज आई वॉच सितारे ज़मीन पर है मूवी. ये अभी रिसेंट रिलीज हुई है, यू कैन ऑल्सो वॉच इट. बट इस मूवी का मेन मैं आपको वो बता देती हूँ दैट इस मूवी में स्टार्टिंग में एक लाइन आती है विच इज़ गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो इस लाइन में ही सेज दैट बाय 2047 हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड बाय देन वी एक्सपेक्ट जो हमारे दिव्यांग फ्रेंड्स हैं, जो लोग जिनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, वी एक्सपेक्ट कि वो हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए इंस्पिरेशन बन जाए. एंड इंस्पिरेशन वो कैसे बनेंगे जब हम एक इंक्लूसिविटी लाएंगे इन आवर कंट्री. हम लोग किसी को भी देखकर बोल देते ना ये पागल है, इसका दिमाग खराब है. ये टर्म्स अगर हम यूज़ करना बंद करें एंड वी एक्सेप्ट देम एज दे आर एंड उनकी हेल्प करें इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग देम आउट, तो ये चीज़ पॉसिबल है. तो ये मूवी कुछ बहुत अच्छी मूवी है. इट्स अ फील गुड मूवी. यू कैन वॉच इट इफ़ यू हैव वॉच्ड इट देन ग्रेट. आप इस चैप्टर को और अच्छे से समझ पाओगे. एंड अगर आपने नहीं देखी है, इफ़ यू हैव टाइम देन डू वॉच इट. एंड बिफोर वी बिगिन दिस चैप्टर, ये कुछ पॉइंटर्स है दैट आई थिंक दैट हमारी सोसाइटी में सब लोगों को ये बातें रिपीट करनी चाहिए एंड दे शुड थिंक बिफोर स्पीकिंग. सो इफ़ यू हैव टाइम देन प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड रीड इट एंड फॉलो इट एज वेल. सो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. सो हमारे चैप्टर में बिगिनिंग में एबनॉर्मैलिटी. अब साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसऑर्डर हो रहा है मतलब कोई चीज़ जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो रही है, उल्टी हो रही है, डिसऑर्डर हो रहा है. तो अगर हम लोग कहें हम लोग जो काम करते हैं दैट इज़ नॉर्मल, तो जो डिसऑर्डर वाला पर्सन करेगा वो जो काम होगा वो एबनॉर्मल होगा. तो इसीलिए इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हम एबनॉर्मैलिटी का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं. ठीक है, तो अब इस एबनॉर्मैलिटी के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी डेफिनेशंस हैं. उन सब डेफिनेशंस में 4 चीज़ें बहुत कॉमन है विच इज़ द 4 Ds का कॉन्सेप्ट. फर्स्ट डी इज डेविएंस. डेविएंस होता है डेविएशन, किसी चीज से अलग जाना. मतलब अगर आप एक रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते की जगह दूसरे रास्ते पे जा रहे हो, तो कुछ भी बिहेवियर जो डिफरेंट है, एक्सट्रीम है, अनयूजुअल है या बिजार है. अब अगर आप सीधे जा रहे हो, लाइक यू आर वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड एक रोड है जो टूटी फूटी है और दूसरा बंदा उस टूटी फूटी रोड से जा रहा है, तो आपको लगेगा ना कि जब यहाँ पे सही रोड है, सेम जगह पहुंच रहे हैं, तो ये टूटी फूटी रोड क्यों ले रहा है. उसका काम करने का तरीका है, उसका डिफरेंट तरीका है आपसे, तो आपको लगेगा ये एबनॉर्मल है. दैट इज दिस थिंग, डिविएशन. जैसे 5 डिविएट होते हैं वैसे डिविएशन. देन सेकेंड डी इज डिस्ट्रेस, मतलब अनप्लेजेंट या अपसेटिंग टू द पर्सन या दूसरे लोगों को. अब आप एक रूम में बैठे हो सपोज एंड ऑल ऑफ अ सडन एक पर्सन ने ग्लास फेंक के मारा. ओके, एंड देयर वाज कंप्लीट साइलेंस, कुछ बात नहीं हुई है बट उन्होंने ग्लास फेंक के मारा. दिस इज अपसेटिंग टू यू, अपसेटिंग टू दैट पर्सन. उसको खुद नहीं पता उसने ये बिहेवियर क्यों किया, आपको नहीं पता उसने बिहेवियर क्यों किया. सो दिस इज डिस्ट्रेस, दिस बिहेवियर कॉज डिस्ट्रेस. तो ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर में कैटेगराइज होगा. थर्ड इज डिसफंक्शन. जो पर्सन है वो अपनी डेली चोर्स नहीं कर पा रहा है, उसकी जो डेली लाइफ एक्टिविटी हो रही है उसमें उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं. अब वो ढंग से बात नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, पढ़ाई नहीं कर सकता, मे बी वो काम को बार बार रिपीट करे जा रहा है विच इज़ OCD, हम लोग आगे पढ़ेंगे. सो दिस इज ऑल डिसफंक्शन. तो मतलब इंटरफेयर हो रहा है एक पर्सन की एबिलिटी से टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज इन अ कंस्ट्रक्टिव वे. देन फोर्थ डी इज डेंजर. खुद को डेंजर कॉज कर रहे हैं, दूसरों को डेंजर कॉज कर रहे हैं. ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर का ही हम कहेंगे फीचर है. एंड विद दीज 4 थिंग्स वी डिफाइन एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है. अब जो हम लोग का एबनॉर्मल बिहेवियर और नॉर्मल बिहेवियर होता है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं. ये 2 अप्रोचेस क्या हैं? फर्स्ट इज डिविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स एंड सेकेंड इज मैलअडैप्टिव. अब डिविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, पहले तो हम समझते हैं कि ये सोशल नॉर्म्स होते क्या हैं. ये होते हैं हमारी सोसाइटी के कायदे कानून. सबसे ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल नॉर्म्स जो हमारी सोसाइटी में है विच इज़ गर्ल्स आर वीकर, बॉयज़ आर स्ट्रॉन्गर. लड़कियाँ रात में लेट नहीं जा सकती हैं, लड़के लेट बाहर जा सकते हैं. लड़कियों को धीरे बोलना चाहिए, लड़कों को तेज़ बोलना चाहिए. सो दीज आर अ टिपिकल सोशल नॉर्म्स. अब एक पर्सन है, देयर इज़ अ बॉय
जो बहुत स्मार्ट है उसने नेल पेंट लगा रखा है, बट हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स कहती हैं दैट लड़कों को नेल पेंट लगाना अलाउड नहीं है, सिर्फ लड़कियों को नेल पेंट लगाना अलाउड है। ये कहीं पे लिखा नहीं है, दिस इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, नथिंग इज देयर, बट स्टिल हमारी सोसाइटी ने डिसाइड कर रखा है कि लड़के नहीं लगा सकते, लड़कियां लगा सकती हैं, दैट इज नॉर्मल। एंड अगर हमें कोई लड़का दिख भी जाता है बाई चांस विद नेल पेंट, विल कॉल हिम बाय नेम्स, हम उसको अब नॉर्मल बोलेंगे। तो दिस इज सोसाइटी के नॉर्म से हम अलग गए तो हमें अब नॉर्मल बोला गया। तो ये अप्रोच में भी यही है कि हर सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, स्टेटेड अनस्टेटेड, मतलब आपने कहीं लिख रखे हैं नहीं लिख रखे, सिर्फ बातों में स्टेटेड अनस्टेटेड नॉर्म्स होते हैं। एंड अगर कोई भी बिहेवियर, कोई भी थॉट उन नॉर्म्स के अगेंस्ट जाकर होता है तो हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं एज एबनॉर्मल बिहेवियर। एक तो ये तरीका है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल एंड अबनॉर्मल बिहेवियर, बट लाइक डोंट यू थिंक ये गलत अप्रोच है टू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर? क्योंकि सोसाइटी के अकॉर्डिंग तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वी डोंट अग्री विद, बट उनके अकॉर्डिंग वो एबनॉर्मल हैं। सो इसीलिए आई डोंट अग्री विद दिस डेफिनेशन, एंड ये ज़्यादा यूज भी नहीं होती इसी वजह से, बिकॉज दिस डजंट क्लियरली डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल एंड अबनॉर्मल बिहेवियर। दूसरा जो हमारा अप्रोच है विच इज मैलअडैप्टिव अप्रोच, ये है मोर प्रैक्टिकल। क्यों है ये प्रैक्टिकल? क्योंकि इसमें बात हो रही है कि जो बिहेवियर होता है दैट इंटरफेयर्स विद अ पर्सन्स वेल बीइंग, अगर वो इंटरफेयर कर रहा है किसी पर्सन के वेल बीइंग के साथ, देन दैट बिहेवियर इज अबनॉर्मल। अबिलिटी टू फंक्शन इन डेली लाइफ, जो हमने पढ़ा अभी, डिसफंक्शन हो रहा है, आपके रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, आप खुद के लिए केयर नहीं कर पा रहे हो, then that behavior is abnormal. Behaviors considered maladaptive include those that are harmful to the individual, prevent self-care, hinder communication और disrupt social bonding. तो इसमें हम यही बोल रहे हैं कि जो भी हमने अभी 4 Ds पढ़े, जो कॉमन फीचर्स हमने पढ़े, वो चारों फीचर्स दिस डेफिनेशन इज क्लियरली डिफाइनिंग। तो हम ये बोलेंगे दिस इज द करेक्ट अप्रोच टू डिफरेंशिएट बिटवीन abnormal एंड नॉर्मल बिहेवियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब हमारे पास जो एक दूसरा नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इट्स नॉट लाइक कि अभी हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो अभी ये डिसऑर्डर्स मार्केट में आए हैं, ट्रेंड में आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब नॉर्मल बिहेवियर तो स्टार्टिंग से है, तब से है, जब तक इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी तब से है ये बिहेवियर। तो हम उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानने वाले हैं, दैट इसकी हिस्ट्री कैसी थी। तो अगर हम लोग सबसे स्टार्टिंग में देखें विच इज द एंशियंट तो अगर हम एकदम स्टार्टिंग में देखें विच इज द एंशियंट थ्योरी, एंशियंट टाइम में कंसिडर करते थे दैट जो भी बिहेवियर, ये अबनॉर्मल बिहेवियर होता था तो कंसिडर करते थे कि कुछ सुपर नेचुरल या मैजिकल फोर्सेस हैं। जैसे अभी भी बहुत ज़्यादा जहाँ पे एजुकेशन नहीं है उन जगहों पे कंसिडर किया जाता है कि किसी पर्सन ने अगर अजीब सा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया तो कुछ आत्मा घुस गई, इविल स्पिरिट्स है जिन्होंने अटैक कर दिया है। तो वही उस टाइम पे भी पहले होता था एंशियंट थ्योरी में कि सुपर नेचुरल या मैजिकल फोर्सेस हैं, इविल स्पिरिट्स ने अटैक कर दिया है, एंड उस टाइम पर इसको ट्रीट किया जाता था थ्रू एक्सोर्सिज्म। एक्सोर्सिज्म मतलब वो झाड़ कर जो आत्माएं बाहर निकालते हैं, दैट वे एक्सोर्सिज्म के थ्रू होता था। एंड जो ये करते थे उनको मेडिसिन मैन कहते थे, ओझा भी कहते थे उनको। सो इस थ्योरी में बस इतना ही है हिस्टोरिकल, लाइक सबसे पहला यही था दैट एंशियंट थ्योरी में कि भूत प्रेत घुस गए हैं तो उनको निकालो, अब नॉर्मल बिहेवियर कम हो जाएगा। देन इसके बाद आया था बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच, मतलब जो हमारा बॉडी है एंड जो ब्रेन है, इनके बीच में जब डिसफंक्शन हो जाता है, हमारी बॉडी और ब्रेन के बीच में जब डिसफंक्शन हो जाता है तब ये अब नॉर्मल बिहेवियर निकलता है। दिस वाज द सेकेंड वेरिएशन जो आया था लोगों के माइंडसेट में। थर्ड वन वाज साइकोलॉजिकल अप्रोच। अभी साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या है? फॉल्ट इन व्हाट यू थिंक, फील और परसीव। लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया था कि अगर देयर इज अ फॉल्ट, क्या आप क्या सोच रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो, आप किसी चीज़ को किस तरीके से परसीव कर रहे हो, अगर इन चीज़ों में फॉल्ट है तो वो अब नॉर्मल बिहेवियर होता है। धीरे धीरे थोड़ा सा ये लोग सही आ रहे हैं बिकॉज इविल स्पिरिट्स इज टू मच, तो धीरे धीरे ये लोग थोड़ा इम्प्रूव हुए। साइकोलॉजिकल अप्रोच का मतलब था फॉल्ट इन व्हाट यू थिंक, फील और परसीव। एंड देयर इज अ थिंग, एग्जाम्स में ना आपके क्वेश्चंस आते हैं, रेकर्ड थॉट्स इन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इस पे आता है। तो इसमें आपको ये 3 थ्योरीज के बारे में लिखना है, एंशियंट थ्योरी, बायोलॉजिकल एंड ऑर्गेनिक अप्रोच एंड साइकोलॉजिकल अप्रोच। ये तीनों कंबाइंड होके बनते हैं रेकर्ड थॉट्स इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन।
इसके बाद फिर आता है ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच विच इज फॉर ह्यूमर्स. सो ये डेवलप किसने किया था? दिस वॉज डेवलप्ड बाय फिलोसोफर फिजिशियन ऑफ एंशियंट ग्रीस, हिपोक्रेट्स, सोक्रेट्स एंड प्लेटो. ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों ने इनके बारे में पढ़ रखा होगा. सो ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच फॉर ह्यूमर्स में 4 हमारे पास उन्होंने बोला फ्लूइड्स होते हैं, विच इज ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लायम. एंड इन चारों का जब इम्बैलेंस होता है हमारी बॉडी में, तब एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो अकर करता है. सो दिस वाज दिस अप्रोच. देन इसके बाद आता है मॉडर्न साइको अप्रोच. तो इसमें ये आया था हमारा मिडिल एजेस में, 15th सेंचुरी में आया था. इसमें क्या बोलते हैं? डायनामिक थ्योरीज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर डेवलप्ड आफ्टर सेंट अगस्टीन रोट elaborately about feelings, mental anguish and conflicts. सो जो हमारे सेंट ऑगस्टीन थे, उन्होंने जो विच हंटिंग थी उस टाइम पर ना 15th सेंचुरी में विच हंटिंग स्टार्ट हो गई थी. विच हंटिंग मतलब वही ये भूत प्रेत वाली चीज. विच हंट करने लग गए थे वो कि जो भी अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है उसको पकड़ो मारो. दैट थिंग वाज हैपनिंग. तो वो सेंट ऑगस्टीन ने स्टॉप करवाई थी. ही रोट इलैबोरेटली अबाउट फीलिंग्स, मेंटल एंग्विश, जो हमारा मेंटल डिस्ट्रेस होता है, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लिखा एंड बताया कि ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है ये इन चीज़ों की वजह से निकलता है, नॉट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ विच और evil spirits. देन उसके बाद 16th सेंचुरी में रेनेसांस पीरियड स्टार्ट हुआ था. जॉन वियर ने ही एडेड दैट डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं. मतलब ये जो सेंट अगस्टीन का पूरा डेफिनेशन था एबनॉर्मैलिटी का, उसमें जॉन वियर ने इस टाइम पर ऐड किया दैट जो हमारे डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, जो हमारे चाइल्डहुड से रिलेटेड होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास जो होते हैं, उनकी वजह से भी अबनॉर्मल बिहेवियर होता है. देन 17 to 18 सेंचुरी में दिस वॉज एज ऑफ, इसको बोलते हैं हम एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटमेंट. इस टाइम पर साइंटिफिक मेथड्स जो थे वो आ गए थे एंड जो एक डॉगमा चल रहा था हमारी सोसाइटी में, दैट वाज बीइंग रिप्लेस्ड बाय साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स एंड साइंटिफिक मेथड्स. तो फिर उसके बाद 18th सेंचुरी में रिफॉर्म मूवमेंट आया था. डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ था. ये किसने इनिशिएट किया था? ये यूरोप एंड अमेरिका में हुआ था. आप लोगों ने पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में, इस टाइम पर यूरोप एंड अमेरिका में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आ रहे थे. तो उनमें से एक रिफॉर्म ये भी था डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का. इसमें क्या हो रहा था कि जो भी लाइक जिसको हम कहते हैं मेंटल असाइलम्स में जिन लोगों को रखा जा रहा था, उनको वहाँ से हटाकर उनके घरों में भेजा जा रहा था एंड बोला जा रहा था कि ये लोगों को अलग से एक जगह में रहने की ज़रूरत नहीं है. दे कैन बी सेंड बैक होम एंड वहाँ पे ये लोग ट्रीट हो सकते हैं. एक कंपैशन क्रिएट किया जा रहा था टुवर्ड्स दोज पीपल कि उनके ऊपर थोड़ा सा मोर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स देम, एंड एक कम्युनिटी केयर प्रोवाइड करी जा रही थी. एंड लास्ट जो हमारा आता है दैट इज बायोसाइको सोशल अप्रोच. इसको हम कहते हैं इंटरैक्शनल अप्रोच एज वेल. ये एकदम मॉडर्न साइकोलॉजी का पार्ट है. इसमें ये बोला गया था जो हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर होता है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड जो हमारे सोसाइटी सोशल फैक्टर्स होते हैं, इन तीनों का मिक्सचर है. इन तीनों के होने की वजह से हम लोगों को जो है एबनॉर्मल बिहेवियर होता है. So this was about the history of abnormality. Now we have classification of psychological disorders. अब हम लोग आगे पढ़ेंगे हमारे जो psychological disorders हैं उनके बारे में. बट उससे पहले ये जो psychological disorders हैं इनको क्लासीफाई किया गया है 2 मैनुअल्स में. सो 2 मैनुअल्स के बारे में अभी हम पढ़ते हैं. तो 2 मैनुअल्स क्या हैं हमारी? फर्स्ट इज दिस डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स 5th एडिशन, जिसको हम DSM-5 भी बोलते हैं. ये किसने पब्लिश करी थी? दिस वाज पब्लिश्ड बाय अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन APA. एंड दूसरी हमारी जो मैनुअल है वो है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिश हुई इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस ICD-10. तो इसको हम दोबारा से ये भी बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स. ये 2 मैनुअल्स हैं जो कि टिपिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो होती हैं टू क्लासीफाई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. अब इसमें से जो हमारी ये है ICD-10, ये इंडिया में यूज होती है प्राइमरीली फॉर लाइक एज अ मैनुअल फॉर रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस, रिसर्च एंड एजुकेशन. दिस इज जस्ट
साइड नॉलेज दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू, बट इसमें से क्वेश्चंस जो बनते हैं वो यही बनते हैं, लाइक डेफिनेशंस पूछ लेंगे, फुल फॉर्म पूछ लेंगे, जैसे यहाँ पर देर इज द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, इसमें आ जाता है फुल फॉर्म ऑफ APA। तो साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, सो मेक श्योर कि आप वो उस चीज़ का अच्छे से यू रिमेंबर इट। ओके, मूविंग अहेड वी हैव फैक्टर्स अंडरलाइंग अबनॉर्मल बिहेवियर। अब जो अबनॉर्मल बिहेवियर होता है, हमने ये पढ़ लिया कि क्या कॉमन फीचर्स होते हैं अबनॉर्मल बिहेवियर के। अब हम ये देखेंगे क्या फैक्टर्स हैं जो एबनॉर्मल बिहेवियर को इनिशिएट करते हैं। तो अब यहाँ पे मेनली 2 फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, विच इज बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड जेनेटिक फैक्टर्स। ये दोनों वैसे सेम ही चीज़ है ऑलमोस्ट, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी वील एक्सप्लेन। सो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले आता है बायोलॉजिकल बेसिस। Abnormal behavior can stem from biological issues like faulty genes, hormonal imbalances, poor nutrition and injuries that disrupt normal bodily functions. ये क्या बोल रहा है that जो abnormal behavior है वो biological issues जो होती हैं हमारी बॉडी में, बायोलॉजी यू नो बॉडी के अंदर जो हमारे इश्यूज है उनकी वजह से हो सकता है, या तो कोई इंजरी लग गई, अगर आपका हेड फूट जाता है कहीं से, यू गेट इंजरी ऑन योर हेड, तो उस वजह से न्यूरॉन्स डिस्टर्ब होते हैं एंड there are chances of abnormal behavior. Okay, like faulty genes आ गए, this genetic factor वाली thing. Hormonal imbalances होते हैं, poor nutrition है, अगर malnutrition kid है उनको abnormal behaviors हो सकते हैं। दूसरा आता है neurochemical links। अब क्या होता है, psychological disorders जो होते हैं they often have a biochemical cause, प्रॉब्लम्स विद न्यूरोट्रांसमीटर्स। जब भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ, न्यूरॉन्स के साथ जब हम लोग की प्रॉब्लम होती है तब एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, आप देखिए जो हमारे माइंड में लाइक माइंड से बॉडी तक जो सिग्नल्स हमारे जो मूव करते हैं वो न्यूरॉन्स के थ्रू मूव करते हैं। व्हाट हैपेंस इज कि जैसे एक न्यूरॉन है ये, तो न्यूरॉन जो मैसेज होता है वो आगे दूसरे न्यूरॉन को पास ऑन करता है, एंड जो वो न्यूरॉन है वो आगे उस न्यूरॉन को पास ऑन करता है। ये वाइब्रेशंस के थ्रू पास ऑन होता है। अब दिस इज अ वेरी साइंटिफिक थिंग, वो नहीं आएगी, वो आपको समझना है तो आप दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, बट या लाइक मेन थिंग इज कि जो न्यूरॉन से न्यूरॉन के बीच का कनेक्शन होता है, अगर वहां पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, इफ देयर इज एनी फैक्टर जो इस ट्रांसमिशन को डिस्ट्रक्ट कर रहा है, उस वजह से हम लोग का एबनॉर्मल बिहेवियर वी कैन एक्सपीरियंस। देन आता है स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं 3, ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स किस तरीके से एबनॉर्मल बिहेवियर को करते हैं उस चीज़ के। फर्स्ट इज एंजाइटी। अब ये एंजाइटी हम लोग का एबनॉर्मल बिहेवियर है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये कब होता है, जब देर इज लो लेवल ऑफ GABA. So I forgot to explain this in the video. GABA. GABA stands for gamma aminobutyric acid. ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। ये हेल्प करता है हमारी नर्व्स से जो सिग्नल पास ऑन होते हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए। ओके, देन सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये कब होता है, दिस इज एसोसिएटेड विद एक्सेसिव डोपामीन एक्टिविटी। जब हमारी बॉडी में एक्सेसिव डोपामीन होता है तब सिजोफ्रेनिया होता है। डिप्रेशन। डिप्रेशन कब होता है, व्हेन कनेक्टेड टू लो सर्टेन लेवल्स, जब हमारी बॉडी में सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है, जब वो कम होता है तब हम लोग को डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो दिस वाज आवर बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जो हमारे फैक्टर्स हैं अबनॉर्मल बिहेवियर के। देन देयर इज जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर्स मतलब जो भी फॉल्टी जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिलते हैं, वो फैक्टर्स मतलब दैट इनिशिएट्स द एबनॉर्मल बिहेवियर इन अस। तो अब ये फॉल्टी जीन्स ऐसा नहीं है कि सबके अंदर ही हैं, जिनके अंदर होते हैं फॉल्टी जीन्स, जिनको मिलते हैं फॉल्टी जीन्स, उनके अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक ऐसा स्पेसिफिक जीन है जिसके फॉल्ट में आने से एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे जब जीन्स कंबाइन करते हैं फॉल्टी वे में, तब जाकर अबनॉर्मल बिहेवियर इनिशिएट होता है। दिस इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक एंड ये साइंटिफिकली लाइक देयर इज नो प्रूफ कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर जीन है जिसके खराब होने से जो है एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। सो दिस वाज द फैक्टर्स। नाउ वी हैव साइकोलॉजिकल मॉडल्स। अब ये साइकोलॉजिकल मॉडल्स हैं क्या, साइकोलॉजिकल मॉडल्स का यहाँ पे काम क्या है।
तो साइकोलॉजिकल मॉडल्स इज बेसिकली द साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। अभी जो मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं इनकी एक साइकोलॉजिकल, हमारी साइकोलॉजी की लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि क्या होते हैं, क्यों होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो मॉडल है विच इज साइकोडायनामिक मॉडल। अब हमें ये पता है जब भी साइकोडायनामिक आए इट इज सिगमंड फ्रॉइड हु इज इन्वॉल्व्ड। ओके, सो साइकोडायनामिक मॉडल क्या कहता है, abnormal behavior arises when unconscious conflicts rooted in childhood, id ego super ego, इसमें इम्बैलेंस होता है। तो हमने पुराने चैप्टर में पढ़ रखा है व्हाट इज इड ईगो एंड सुपर ईगो। अब जब इसमें इम्बैलेंस होता है, जब एक ये प्रॉपर प्रोपोर्शनेट मैनर में नहीं फंक्शन करता है, तब हम लोग का जो है अबनॉर्मल बिहेवियर निकलता है। एंड दूसरा इज अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स। हमारे माइंड में, हमारे बैक ऑफ द माइंड में ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, कुछ ऐसी बातें घूमती रहती हैं जो हम लोगों के एट प्रेजेंट माइंड में नहीं होती, कॉन्शियस माइंड में नहीं होती, बट अनकॉन्शियसली वो हमारे बैक ऑफ द हेड में चल रही होती हैं। अभी क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ हो सकती है रिलेटेड योर पास्ट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर में उनको अपने पेरेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं विच एक्चुअली अफेक्ट देयर ब्रेन, एंड यही चीज़ें बड़े होने तक उनका एक अबनॉर्मल बिहेवियर बाहर निकालती हैं। देन सेकेंड इज बिहेवियरल। बिहेवियरल मॉडल क्या कहता है, डिसऑर्डर्स आर लर्न थ्रू कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट, क्लासिकल ऑपरेंट और सोशल लर्निंग। अब क्या होता है, हमने वो क्लास 11th में कंडीशनिंग पढ़ी थी, उसमें भी था जो एक डॉग को ट्रेन किया गया था दिखा दिखा के। तो अब इसमें क्या होता है बिहेवियरल में, वेन एवर वी सी अ फॉल्टी बिहेवियर हैपन, हम वो चीज़ सीख लेते हैं एंड वही चीज़ हम इमिटेट करते हैं, जिस वजह से वो एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है मेरे पेरेंट्स कोई चीज़ एबनॉर्मली करते हो एंड मैंने वो चीज़ सीखी एंड अब मैं भी उस चीज़ को कर रही हूँ। सो दैट इज बिहेवियरल मॉडल ऑफ अबनॉर्मैलिटी। एंड इसमें 3 तरीके की कंडीशनिंग है, क्लासिकल, ऑपरेंट एंड सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग हम देखकर सीखते हैं। देन देयर इज कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मॉडल क्या कहता है, दैट इरेशनल थॉट्स एंड नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स लीड टू अ डिसफंक्शनल बिहेवियर। जब हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं विच आर कंप्लीटली अननेसेसरी, हम लोग बार बार बोलते हैं ओवर थिंकिंग मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो। ओवर थिंकिंग करने के लिए क्यों मना किया जाता है, बिकॉज दीज ओवर थॉट्स जो आप सोचते हो चीज़ें, वो एक दूसरे डायरेक्शन ले लेती हैं। जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे होते हो ना, ओवर थिंकिंग करते करते वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है एंड आप उसमें इतना डीप इंडल्ज हो जाते हो दैट आप नेगेटिव हो जाते हो। ये जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है दिस स्लोली लीड्स टू डिसफंक्शनल बिहेवियर। आप जो नॉर्मल बिहेवियर होता है वो करना भूल जाते हो, आप चीज़ें ओवर थिंक करने लगते हो, ओवर इमेजिन करने लगते हो, जो चीज़ सच भी नहीं है आप वो भी इमेजिन कर रहे हो एंड यू स्टार्ट बिहेविंग एबनॉर्मली। तो ये कॉग्निटिव मॉडल है हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर का। देन फोर्थ इज ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल। इसमें क्या हो रहा है, आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है, कैसे, लैक ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हमने वो पढ़ा था पिरामिड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक नहीं पहुंचते तो आपको लगता है दैट मतलब आपकी जो एग्जिस्टेंस है यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट, दैट आई एम डूइंग राइट थिंग और नॉट, मैं एग्जिस्ट क्यों कर रही हूँ, व्हाट्स माई रोल इन लाइफ। देन दूसरा कि आप फ्रीडम और जो लाइफ का मीनिंग है उस क्वेश्चन को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, इस चीज़ से आपको इनिशियली डिस्ट्रेस आता है एंड दैट लीड्स टू एन एबनॉर्मल बिहेवियर। नेक्स्ट मॉडल है हमारा सोशियो कल्चर। सोशियो कल्चर फैक्टर्स क्या कहते हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन, पावर्टी, फैमिली इश्यूज, जो हमारे सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सोसाइटल प्रॉब्लम्स, वो भी हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। अब ऐसा पर्सन जो स्टार्टिंग से ही ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे उसको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिलती है अबाउट देम, अबाउट देयर कम्युनिटी, तो ये सोशो कल्चरली इम्पैक्ट करता है उनको एंड दिस ऑल्सो कॉजेज एबनॉर्मल बिहेवियर। हम एबनॉर्मल अभी जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें हम एक एडिक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे एंड यू माइट हैव सीन इन मूवीज और रियलिटी में भी आपने देखा होगा जो थोड़े लो बैकग्राउंड वाले मतलब लोअर हम कह सकते हैं जगहों से जो लोग होते हैं उनमें यूजुअली ऐसा देखा जाता है दैट दे गेट अडिक्टेड टू सेवरल ड्रग्स और सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंस अब्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं एंड दैट इज बिकॉज उन लोगों को वो चीज़ वहाँ पे बार बार सोसाइटी कल्चर और उनके कल्चर में उनको दिखाई जा रही है एंड दैट थिंग अफेक्ट्स देयर माइंड एंड वो चीज़ होती है एंड दैट्स एन एबनॉर्मल बिहेवियर। सब्सटेंस अब्यूज इज एन एबनॉर्मल बिहेवियर।
So that is one factor. Then there is diathesis stress model. ये इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सो इसको ध्यान से समझो. डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल क्या कहते हैं? डायथीसिस मतलब ऑलरेडी प्री एग्जिस्टेंट. ये बोल रहे हैं दैट जो एब्रेशन होता है, जो एक फैक्टर होता है, ट्रिगरिंग फैक्टर, वो वल्नरेबल वाला, वो हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. मतलब देयर इज वन फैक्टर जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड इट इज वल्नरेबल. वल्नरेबल मतलब उसको बस एक स्पार्क चाहिए टू स्पाइक अप और स्पाइक डाउन. जैसे कि हमने अभी पढ़ा था पुरानी स्लाइड्स में, दैट अगर हमारे अंदर एक हार्मोन है, हार्मोन ज़्यादा, जैसे डोपामीन ज़्यादा आ जाए तो सिज़ोफ्रेनिया हो जाता है. तो अगर हमारी बॉडी में ऑलरेडी डोपामीन बहुत ज़्यादा है, सो जस्ट अ टाइनी स्पार्क, लाइक अगर स्ट्रेस हम लोग को हो गया, एंड डोपामीन स्ट्रेस से भी कभी कभी बढ़ जाता है, तो इफ दैट इंक्रीजेज देन इट विल टेक टर्न एज एन अबनॉर्मल बिहेवियर. तो इसमें वही चीज़ है दैट हम लोग का जो एब्रिएशन है, जो डायथीसिस है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है, वो वल्नरेबल है. एंड जैसे ही अगर स्ट्रेस मिल जाता है हम लोग के माइंड को, देन दैट थिंग जस्ट स्पाइक्स अप, वो वल्नरेबिलिटी कैच कर लेता है, उसकी ट्रिगर हो जाता है, एंड देन फिर हम लोगों को अबनॉर्मल बिहेवियर एक्सपीरियंस होता है. देन देयर इज इंटरैक्शनल अप्रोच. इंटरैक्शनल अप्रोच क्या कहता है? डिसऑर्डर्स इमर्ज फ्रॉम अ मिक्स ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स. जो हम लोग का अबनॉर्मल बिहेवियर होता है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स, इन तीनों का कंबाइंड फैक्टर्स छोटे छोटे मिला के देन जो है अबनॉर्मल बिहेवियर अकर करता है. सो दीज वर आर मॉडल्स. अब हम लोग अब मेन अपने टॉपिक पे पहुंच रहे हैं, विच इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. एंड बिफोर वी स्टार्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, आई वांट टू टेल दिस थिंग. जो हमारे सिम्टम्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, सिम्टम्स थोड़े बहुत सबके अंदर प्रेजेंट होते हैं, पर लेकिन एज हमने अभी सारे पढ़ा कि हम क्लासीफाई कैसे करेंगे एज एन नॉर्मल बिहेवियर, तो अगर इफ दैट्स द कंडीशन तभी उसको हम लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नेम करेंगे. नहीं तो अगर एक दो सिम्टम्स हैं तो आप ये मत बोलने लग जाना दैट मुझे ये डिसऑर्डर है. दैट इज नॉट अ डिसऑर्डर, दैट जस्ट सिम्टम. इतने थोड़े बहुत तो सबके अंदर होते हैं, मेरे अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ है विच इज़ अब नॉर्मल, बट ये नहीं है दैट मुझे कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. दैट्स जस्ट इंटेंस थिंग. तो सब लोग ऐसे कैजुअली बोलते हैं ना मुझे ओसीडी है, मुझे ओसीडी है. ऐसा नहीं होता. वील स्टडी की एक्चुअल ओसीडी में क्या एक्सपीरियंस होता है. ओके, सो लेट्स गेट हियर. सो अब आप ये पर्पल वाले नोट्स देख रहे होगे. तो ये पर्पल वाले नोट्स बेसिकली क्या है, हम लोगों ने हमारी एक फ्लो चार्ट बुक बनाई है. उस फ्लो चार्ट बुक में क्लास 12 के जितने भी चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स ना ऐसे फ्लो चार्ट्स में हमने बहुत ब्यूटिफुली एंड बहुत अच्छे तरीके से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब कुछ उस फ्लो चार्ट बुक में एज अ फ्लो चार्ट डिस्प्ले किया है. तो आप इमेजिन करो 3 पेजेस में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया. इट्स नॉट लाइक आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप ये वीडियो देखो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. एंड आप फ्लो चार्ट बुक से जब आप रिवाइज कर रहे हो या फिर नोट्स बना रहे हो, यू कैन यूज दैट, क्योंकि आपके पास सब चीज़ें बहुत ही ब्यूटिफुली वहाँ पे प्रेजेंट है. तो अगर आपको फ्लो चार्ट बुक डाउनलोड करनी है, इट्स कम्प्लीटली फ्री, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड इट. सो कमिंग बैक टू दिस, जो हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हमारे पास टोटल 12 डिसऑर्डर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं. एंड इन 12 डिसऑर्डर्स में भी कुछ सब डिसऑर्डर्स हैं. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन. ये इट्स जस्ट फॉर योर व्यू, आप एक बार क्विक ग्लांस ले सकते हो, बट हम अभी डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे. सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है. सो एंजाइटी डिसऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास ये है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर एंड पैनिक डिसऑर्डर. तो इसका मैंने कर रखा है यहाँ पर एक सॉरी, लेट मी जस्ट जूम इट, या अभी बेटर दिखेगा. सो जो हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर है उसमें सबसे पहले आता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, GAD, एंड सेकंड इज पैनिक डिसऑर्डर. हम इसको थोड़ा डिफरेंशिएटिव वे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं. GAD क्या होता है? इट इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन फील्स एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल वरी अबाउट वेरियस एवरीडे थिंग्स. अगर जो डेली एक्टिविटीज हो रहे हैं उनके बारे में एक्सेसिव वरी हो रही है, लाइक मम्मी को ये चिंता हो रही है दैट अभी कपड़े नहीं सूखे हैं, अभी कपड़े धुले नहीं हैं, बर्तन साफ नहीं करे, सॉक्स इधर क्यों पड़ी है, ये उधर क्यों पड़ा है, ये वाली जो एंजाइटी होती है इट इज नॉर्मल. पर लेकिन अगर आपको कुछ एक्सेसिव वरी होने लग जाए ना इस चीज की, एक्सेसिवली अनकंट्रोलेबल वरी, देन दैट बिकम्स GAD, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर. Whereas panic disorder क्या होता है? It is a condition marked by repeated panic attacks.
पैनिक अटैक्स आते हैं पैनिक डिसऑर्डर में, सडन इंटेंस एपिसोड ऑफ फियर। एंड पैनिक डिसऑर्डर का मतलब ये नहीं होता दैट यू सडनली समथिंग हैपेंड, आपको धीरे धीरे करके ग्रेजुअली बिल्ड नहीं होता है। पैनिक डिसऑर्डर है जो सडन इंटेंस फियर होता है, एंड इन दिस कंडीशन यू जस्ट लूज योर माइंड। आपने मूवीज में देखा होगा पैनिक डिसऑर्डर्स की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा होती है। सो there's like major difference। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए होती है, पैनिक डिसऑर्डर एकदम सडन आता है। अब ड्यूरेशन हम लोग देख रहे हैं, एंजाइटी इज अ लॉन्ग टर्म एंड परसिस्टेंट, लाइक एटलीस्ट 6 मंथ्स तक ये चल सकती है, कंटिन्यूस चल सकती है। आप सेम चीज़ के बारे में बार बार वरी करे जा रहे हो और आपको कॉन्स्टेंट वरी है उस चीज़ के बारे में, बट इंटेंस नॉट जनरल। एंड देन पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स आर शॉर्ट lived and usually a few minutes के लिए आते हैं, but these just completely drain the person's body। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के? मसल टेंशन होती है, रेस्टलेसनेस फील होता है इंसान को, फटीग आता है, डिफरेंटली लाइक डिफिकल्टी होती है कॉन्सेंट्रेट करने में, ठीक है। बट जो पैनिक डिसऑर्डर होता है इसमें आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपसे सांस नहीं ली जाती है, ट्रेम्बलिंग फील होती है लाइक कांपना, स्वेटिंग, हार्ट बीट जो वो एकदम इंक्रीज हो जाती है, डिजीनेस फील होती है, ब्लैकआउट हो जाता है। दैट इज व्हाट पैनिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं। एंड जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है उसमें मसल टेंशन, रेस्टलेसनेस, फटीग, कॉन्सेंट्रेशन करने में प्रॉब्लम, दैट आर द सिम्टम्स। अब ट्रिगर कैसे होती है? जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है वो ट्रिगर होती है व्हेन वरी इज कांस्टेंट, ऑफन विदाउट अ क्लियर कॉज। तो उसकी इंटेंसिटी हम कह सकते हैं, क्लियर कॉज नहीं पता होता बट कांस्टेंट वरी एक रहती है माइंड में। पैनिक डिसऑर्डर जो होता है ये सडन और इंटेंस अटैक्स होते हैं, और इनका कभी कभी एक ट्रिगर होता है, लाइक कुछ लोगों के लिए कुछ, अगर उनको पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उनके किसी ट्रॉमेटिक इवेंट से रिलेटेड कोई चीज़ एकदम सामने आ जाए, देन दिस कंप्लीटली जस्ट ट्रिगर्स देयर पैनिक अटैक, या कभी कभी तो विदाउट एनी रीजन पैनिक अटैक आ सकते हैं। सो दैट इज द इंटेंसिटी। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो फोबियाज क्या होते हैं? Phobias are intense, irrational fear of specific objects or situations, even if they pose little or no actual danger। अब बहुत सारी चीज़ों के फोबियाज होते हैं, किसी को डार्कनेस से फोबिया होता है, किसी को लिजर्ड से फोबिया होता है, किसी को रैट से फोबिया होता है। तो ये जो फोबिया होता है ये एक इंटेंस और इरेशनल फियर होता है, मतलब कुछ मतलब नहीं बनता इन फियर का। कुछ लोग को हाइट से फियर होता है, कुछ लोग को वाटर से फियर होता है, इन फियर्स का कुछ मतलब नहीं बनता, दीज आर इरेशनल, बट ये काफ़ी इंटेंस फियर होता है कुछ स्पेसिफिक चीज़ों से या सिचुएशन से। कुछ लोग को हर चीज़ का फोबिया होता है, दैट्स मोर इंटेंस। तो इसमें क्या होता है, उनको फील होता है दैट दे आर इन डेंजर, दैट्स द थिंग। अब इसमें 3 तरीके के फोबिया हैं हमारे पास। स्पेसिफिक फोबिया, फियर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, एग्जाम्पल हाइट्स, स्पाइडर्स, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, लीडिंग टू अवॉइडेंस एंड डिस्ट्रेस। अब फोबिया लाइक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सिचुएशंस होता है, आप यूजुअली क्या करते हो, अवॉइड करते हो। अगर किसी रूम में लिजर्ड है तो यू वॉन्ट गो इनसाइड, आप उस चीज़ को अवॉइड करोगे बिकॉज इट्स योर फियर, ठीक है। देन सोशल फोबिया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, कुछ लोग को सोशल एंजाइटी होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा भीड़ में लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, फियर ऑफ बीइंग जज। और इंटरेक्ट क्यों नहीं कर पाते, लाइक खड़े होने में क्या फियर इज पीपल विल जज यू, दैट्स द बिगेस्ट fear and almost everyone has it। embarrassed फील करना, humiliated फील करना सोशल सिचुएशंस में, आप पब्लिकली बोल नहीं पा रहे हो, पब्लिकली खा नहीं पा रहे हो, नए लोगों से मिल नहीं पा रहे हो, दिस इज सोशल फोबिया। Then there is agoraphobia, fear of being in places or situations where escape might be hard, like crowds or public transport। People often avoid such places। लिफ्ट्स, कुछ लोग लिफ्ट्स में नहीं जाते हैं बिकॉज ऑफ एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया मतलब आप किसी जगह से बाहर ना निकल पाओ, तो जैसे लिफ्ट होती है, कुछ लोग लिफ्ट में इसलिए नहीं जाते कि अगर लिफ्ट बंद हो गई हम बाहर नहीं निकल पाए, तो दैट इज एग्रोफोबिया। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फोबियाज। हमने जीएडी पढ़ लिया, हमने पैनिक डिसऑर्डर पढ़ लिया है। नाउ वी हैव 4 अदर डिसऑर्डर्स। सो फर्स्ट इज सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि मम्मा मार्केट गई हैं तो मैं भी साथ में टंग गई, दिस इज नॉट सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, दिस इज जस्ट लव विद मदर एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। बट सेपरेशन ऑफ लाइक सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, सॉरी, जो होता है इसमें एक्सेसिव फियर होता है एंड एंजाइटी अबाउट बीइंग
like about being apart from home or loved ones, common in children but can occur in adults too. ये थोड़ा बहुत बहुत इंटेंस होता है if like to consider it as a psychological disorder, but minor thing कि आप मम्मी को अकेले मार्केट नहीं जाने दे रहे हो कि मुझे भी साथ लेके चलो, दैट्स जस्ट आपकी इच्छा घूमने की, नॉट सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर. ओके, सो दिस इज लाइक आपको अपने लव्ड वन से, अपने घर से बाहर नहीं निकलना, दूर नहीं जाना, that is excessive fear. Then selective mutism, a condition where a person, usually a child, can speak in some settings like home but remain silent in others like school despite having the ability to speak. A child is perfectly fine, वो बोल सकता है, वो घर में अच्छे से बोलता है, कॉन्फिडेंटली बोलता है, पर बाहर नहीं बोल पा रहा, उसको कहते हैं हम सिलेक्टिव म्यूटिज्म. सिलेक्टिव जगहों पे एकदम म्यूट हो जाना, बोल ना पाना. Then next is substance and medication induced anxiety disorder. Anxiety symptoms caused by the use or withdrawal of drugs, alcohol, medication. The anxiety is directly linked to the substance. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब तक सब्सटेंस अब्यूज ना करें तब तक उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता टू टॉक, एंशियस फील करते हैं जब तक वो चीज़ वो कंज्यूम ना कर लें. दैट इज सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. Then there is anxiety disorder due to another medical condition. उनको कोई और मेडिकल कंडीशन है, फिजिकल हेल्थ इशू है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट कंडीशंस होती हैं, इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है पर्सन को अपनी बॉडी में. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर एंजाइटी disorders. Now let's move on to the next disorder which is OCD. OCD तो सबका फेवरेट है. So OCD का मतलब क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ऑब्सेसिव मतलब रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स. एग्जाम्पल फियर ऑफ जर्म्स. हम सब लोगों ने हाउसफुल तो देखी है, नहीं हमशक्ल्स हमने देखी है. हमशक्ल्स में राज कपूर जो उसका डायलॉग है आई हेट जर्म्स. सो दैट्स द थिंग, फियर ऑफ जर्म्स. वो बार बार अपने हैंड्स को रब करते रहते हैं, दैट्स ओसीडी. बार बार सैनिटाइज कर रहे हो बिकॉज देयर इज अ फियर ऑफ जर्म्स. दैट इज ऑब्सेसिव, ऑब्सेस्ड है कि नहीं जर्म्स नहीं आने चाहिए, दैट्स ऑब्सेशन. कंपल्सिव मतलब रिपीटेड बिहेवियर्स डन टू रिड्यूस एंजाइटी. ऑब्सेशन जो होता है वो थॉट होता है, जो कंपल्शन होता है वो बिहेवियर होता है, एक्शन जो होता है. एंड ये इसलिए किया जाता है ताकि एंजाइटी कम हो. जब भी कंपल्सिव बिहेवियर निकलता है इंसान का, उसको ऐसे लगता है कि उसकी एंजाइटी कम हो रही है वो बिहेवियर को करके, जैसे कि बार बार हैंड वॉश करना, चेक करना लॉक्स को, गेट को बार बार चेक करना. एंड ये वो वाला चेकिंग नहीं है दैट आप जो डबल चेक करते हो अपने गेट को जब भी आप बाहर जाते हो, दैट इज नॉर्मल. पर लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं that gets stuck in that loop, they are constantly checking it again and again, that is compulsion. and वो थॉट माइंड में आना, दैट इज ऑब्सेशन. सबसे पहले थॉट आता है दिस इज ऑब्सेशन, एंड देन कंपल्जन होता है, एक्शन लिया जाता है. दैट इज वाई इसको पूरा एक साथ बोला जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. तो इसका एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, पर्सन चेक्स द डोर लॉक 10 times बिफोर लिविंग बिकॉज दे fear something bad will happen. 10 times is a huge number to check a lock जब आप बाहर जा रहे हो. 2 times is fine but 10 times ये OCD होता है. होर्डिंग डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर एक आता है होर्डिंग डिसऑर्डर. अ कंडीशन वेयर अ पर्सन फाइंड इट वेरी हार्ड टू थ्रो अवे थिंग्स, even items of little or no value. This leads to cluttered spaces and causes distress or problem to daily life. बहुत सारे लोग होते हैं जो सामान को होर्ड करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं घर में, फेंकते नहीं है. Keeping old newspapers, broken items, clothes that are never worn, and we are not talking about collectibles. Collectibles is a like people trend भी चल रहा है, लोगों की हॉबी होती है, they like it. We are not talking about that. We are talking about clutter, like we are talking about garbage, like old newspapers, broken items, clothes जो उन्होंने कभी पहने ही नहीं है. All of this like hoarding, जिसको कहते हैं सामान को भरना, उन्हें यूज ना करना, that is hoarding disorder. Then there is trichotillomania, that is hair pulling disorder, a compulsive urge to pull out one's own hair, often from the scalp, eyebrows or eyelashes. ये वो नहीं है कि गुस्से में आप बाल खींच रहे हो, दिस इज एक एक बाल को पकड़ के पुल करना, इसको कहते हैं ट्रिचोटिलोमेनिया. एंड ये एक कंपल्सिव बिहेवियर है.
leading to a noticeable hair loss and emotional distress. And we know अगर हम लोग एक बाल को रूट से प्लक करेंगे तो that can cause irritation and वो infection भी बन सकता है. So इसीलिए this is a disorder. This behavior can be automatic without realizing it or way to deal with anxiety. कुछ लोग इसलिए करते हैं कि anxiety feel हो रही है तो pull it, या फिर कुछ लोग realize भी नहीं करते that they are doing that thing. Then एक आता है excoriation, which is skin picking disorder. अपनी skin pick करना. A disorder where a person repeatedly picks at their skin, causing wounds or sores. उनको pain हो रहा है, blood निकल रहा है, but they don't care क्योंकि उनको anxiety से calm feel हो रहा है. It can result in bleeding, scarring, and significant distress, often done to cope with stress, boredom, or anxiety. So this was all about OCD. Next, moving on, trauma and stressor related disorders. तो ट्रॉमा और जो स्ट्रेसर चीज, दो चीज होती हैं, इनसे रिलेटेड जो भी हमारे डिसऑर्डर्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे. तो पहला हमारे पास आता है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा के बाद, उस ट्रॉमा के होने के बाद स्ट्रेस फील हो रहा है. तो ये क्यों होता है? डिसऑर्डर दैट डेवलप्स आफ्टर एक्सपीरियंसिंग और विटनेसिंग अ ट्रॉमेटिक इवेंट. कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, कोई बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर रह जाता है. वॉर, बहुत सारे लोग जो वॉर देख कर आए हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके अंदर भी एक पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो सकता है प्रेजेंट. कोपिंग सिस्टम सबके डिफरेंट होते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से कोप अप नहीं कर पाते, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट थिंग. अब्यूज, कुछ लोग को अब्यूज किया जाता है मेंटली, किसी भी तरीके से अगर अब्यूज किया जा रहा है, दैट ऑल्सो लीव्स अ PTSD इफेक्ट. तो जो PTSD के सिम्टम्स क्या होते हैं? फ्लैशबैक्स और नाइटमेयर्स, बार बार उस ट्रॉमेटिक इवेंट में पहुंच जाना, वेदर इन योर ड्रीम्स, डे ड्रीमिंग, बार बार आप वहीं पे उस इवेंट पे पहुंच रहे हो. इंटेंस फियर एंड एंजाइटी, बार बार बहुत ज़्यादा एंशियस फील हो रहा है, फियर फील हो रहा है, अवॉइड कर रहे हो उस ट्रॉमेटिक, मतलब उस इवेंट के बारे में आप बात करने से अवॉइड कर रहे हो, किसी से उस इवेंट के बारे में बात ही नहीं करना चाहते. दैट इज अवॉइडेंस ऑफ रिमाइंडर ऑफ दैट ट्रॉमा. एग्जाम्पल, अ सोल्जर रिलीविंग वॉर सीन्स इवन आफ्टर रिटर्निंग होम. अब सोल्जर्स हैं जो हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं बॉर्डर पे, जब वो घर आ जाते हैं उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी इफेक्ट करती है, बिकॉज सीइंग पीपल डाई इन फ्रंट ऑफ यू इज़ वेरी पेनफुल टू हार्ट. तो ये एक ट्रॉमेटिक इवेंट होता है एंड दिस लीव्स अ मेजर impact on our brain. Second is adjustment disorder, emotional or behavioral symptoms that occur in response to a major life change or stressor, such as a breakup, loss of job or moving. कुछ ऐसा चेंज हुआ है आपकी लाइफ में विच इज़ डिसहार्टनिंग, इमोशनली आपको काफ़ी स्ट्रेस्ड फील हो रहा है. सो दैट बिकम्स लाइक आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो न्यू चीज़ से. लाइक इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप विद अ पर्सन फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, योर बॉडी, योर माइंड, एवरीथिंग गेट्स यूज्ड टू दैट पर्सन, यूज टू द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन. बट अचानक से वो चीज़ आपसे दूर चली जाए तो अचानक से आपको एकदम झटका लगता है आपके माइंड को, एंड आप एडजस्ट नहीं हो पाते हो अपनी नॉर्मल लाइफ में बैक. तो इसी वजह से दिस कॉजेज अ स्ट्रेसर. देन देर इज लॉस ऑफ जॉब. आप एक जगह पे जॉब कर रहे थे, यू वर अर्निंग गुड, एंड अचानक से वो जॉब आपके हाथ से चली जाए, यू आर नो लॉन्गर केपेबल ऑफ अर्निंग, कहीं जॉब नहीं मिलेगी, यू जस्ट गो ब्लैंक. दैट्स लाइक एडजस्टमेंट डिसऑर्डर थिंग. अगर आप एक जगह पे रह रहे हो, आपको अचानक से वहाँ पे मूव करना पड़े, कोई फ्लड आ जाए, दैट्स अ ट्रॉमेटिक इवेंट. तो ये जो सिम्टम्स होते हैं, दीज इंक्लूड सैडनेस, वरी, ट्रबल फंक्शनिंग, बट दे आर लेस सीवियर एंड शॉर्ट लास्टिंग. बट ये वाला जो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, दिस इज लो इन इंटेंसिटी इन कंपैरिजन टू PTSD. Okay, then there is acute stressor disorder, similar to PTSD but occurs immediately after a traumatic event and lasts from 3 days to 1 month. Acute stressor disorder, acute मतलब जो थोड़े टाइम के लिए हो रहा है. PTSD ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद होता है एंड ये लाइफ टाइम तक भी रह सकता है. तो ये जो acute stress disorder होता है, ये ट्रॉमेटिक इवेंट होने के इमीडिएटली बाद होता है एंड ये 3 से 1 मंथ रह सकता है. जैसे कि अगर हमारे किसी क्लोज पर्सन की डेथ हो जाती है, अनटाइमली डेथ हो जाती है, तो ऑब्वियसली जिस टाइम उनकी डेथ होती है वी वोंट बिलीव आवरसेल्फ कि अचानक से ये क्या हुआ, एंड अबाउट 3 months 1 month तक हम लोग को वो सैडनेस रहती है, बट स्लोली वी लर्न टू cope up from that. So that is acute stress disorder, similar to PTSD but occurs immediately after a traumatic event and lasts from 3 days to 1 month. If symptoms last longer than a month, it may develop into PTSD. But अगर cope up नहीं कर पा रहे हो in about 1 month,
2 मंथ 3 मंथ, तो वो लाइफ टाइम के लिए PTSD बन जाता है. Example, a person who is in a car crash may feel numb and just relive that event in the days that follow. So this was all about a trauma and stress related disorder. Moving on, फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स. इनके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, विच इज ईटिंग डिसऑर्डर, खाने से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं. इसमें आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, अ डिसऑर्डर वेयर अ पर्सन हैज एन इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट. पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा भी खाऊंगा मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंड दे ट्राई टू स्टे एक्सट्रीमली थिन बाय ईटिंग वेरी लिटिल इवन इफ दे आर ऑलरेडी अंडर वेट. उनको ये नहीं दिखता कि वो अंडरवेट हैं, पतले हैं, बट उनको ऐसा लगता है दैट आई एम वेरी फैट, अगर मैंने थोड़ा सा भी खाया तो आई बिकम फैट. एंड ये मोस्टली यंग पीपल में होता है व्हेन दे आर मूविंग टू लाइक देयर पॉवर्टी, puberty, when they're moving towards their puberty, उनको ऐसा लगता है that they are being watched by people. and जब आपको ऐसे stress होता है that you are being watched by people, तो आपके mind में एक thought आता है, आपको आप insecure हो जाते हो खुद के बारे में, and तब ये 3 चीज़ें आकर करती है, these disorders आकर. तो उस person को लग रहा है that मुझे thin रहना है, I need slim waist and everything, तो वो थोड़ा सा भी खाना avoid करते हैं, and they see themselves as overweight even they are dangerously thin. अगर वो dangerously thin भी होंगे ना, still उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा overweight हूँ. This is anorexia nervosa. The person is not eating anything, they are starving. Okay. Bulimia nervosa क्या होता है? Disorder where a person goes through cycles of overeating, binging, followed by compensatory behaviors like vomiting, fasting, or over exercising to avoid weight gain. The person usually feels out of control during binges and guilty afterwards. इसमें क्या हो रहा है? What the person is doing still वही है, overweight नहीं होना, but that person is eating so much at once and बस taste लेके उसको vomit out कर रहे हैं. They are like puking it out, उसको अंदर stomach तक जाने नहीं दे रहे, बस taste करके कर रहे हैं, and इसके बाद उनको काफ़ी guilty feel होता है, but still they do it. Then there is binge eating disorder where a person frequently eats large amount of food in a short time and feels unable to stop, but does not use unhealthy methods like vomiting to get rid of the food. This often leads to shame, distress and health problems like obesity. अब ये जो बुलीमिया हो रहा है, बुलीमिया में पर्सन जो है वो वॉमिटिंग भी कर रहा है, फास्टिंग भी कर रहा है, एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, पर लेकिन बिंज ईटिंग में दैट पर्सन इज ईटिंग एंड वो स्टमक से उस चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है. दैट्स अ थिंग. तो मतलब ये काफ़ी सिमिलर से हैं तीनों डिसऑर्डर्स. इन तीनों में पर्सन फूड अवॉइड कर रहा है बिकॉज उनको लग रहा है कि they'll gain weight. Then we have somatic symptoms and related disorders. Somatic मतलब which we can feel. Somatic movement से related. इसमें आता है conversion disorder. A disorder where a person shows neurological symptoms like paralysis, blindness, or seizures that can't be explained by medical tests, often triggered by stress or emotional conflict. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. अ पर्सन सडनली लूजेस द एबिलिटी टू वॉक आफ्टर ट्रॉमेटिक इवेंट बट देयर इज नो फिजिकल कॉज. कोई फिजिकल इंजरी नहीं हुई है पर्सन को, बट उनका बॉडी पार्ट जो है मूव करना बंद कर देता है. कुछ कार एक्सीडेंट हुआ, देयर इज नो फिजिकल इंजरी, बट लेकिन दैट पर्सन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस दे कैन मूव देयर हैंड. उनकी नर्व्स न्यूरॉन्स ट्रांसमिट नहीं कर पा रही हैं क्योंकि देयर इज नो फिजिकल डैमेज. एक्चुअली सब कुछ सही है, पर वो स्ट्रेस की वजह से दे आर नॉट एबल टू मूव. वो फ्रीज हो जाता है उनका, मतलब कोई भी बॉडी पार्ट जो भी वो मूव नहीं कर पा रहे हैं. Then there is somatic symptom disorder. Somatic symptom disorder में क्या हो रहा है? A person has one or more physical symptoms like pain, fatigue that are distressing and affect daily life. Even though medical exams don't find a serious problem, the person is very worried and focused on these symptoms. अब उस person को pain feel हो रहा है. Conversion disorder में they were not able to feel anything. वो पैरालिसिस हो रहा है, ब्लाइंडनेस हो रहा है, सीजर्स आ रहे हैं, बट सोमैटिक सिम्टम में उनको पेन फील हो रहा है. देयर इज नो मतलब मेडिकल रीजन बिहाइंड इट जो उनको पेन हो रहा है, बट स्टिल उनको पेन फील हो रहा है, उनको फिजिकल इंजरी फील हो रही है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं. एग्जाम्पल, कॉन्स्टेंट स्टमक पेन एंड वरी अबाउट इट इवन इफ डॉक्टर्स फाइंड
नथिंग रॉन्ग। वो बार बार डॉक्टर से पूछते रहते हैं कि डॉक्टर मुझे पेन है, आप फाइंड आउट करिए व्हाट्स द रीजन, बट उनको कुछ होता नहीं है, उनको बस पेन फील हो रहा है। देन देयर इज इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, previously called hypochondriasis. This is when a person is very anxious about having or getting a serious illness, even if they have no or mild symptoms and medical tests are normal. Believing a minor headache is a sign of a brain tumor despite reassurance from doctors. ये तो अगर आप Google पे सर्च करोगे ना that I am having a severe headache, तो वो आपको बता देगा कि आपको कैंसर है। स्ट्रेट ऑफ गूगल आपको हर चीज का बताएगा आपको कैंसर है। तो दैट्स लाइक अ फनी साइड। बट इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में पर्सन को खुद से फील होता है कि मुझे अगर इधर पेन हो गया तो मुझे सीरियस इंजरी है, मुझे कुछ होने वाला है, मुझे कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो गई, कुछ ट्यूमर हो गया, कुछ हो गया। तो मतलब वो छोटी सी सिम्टम को भी बहुत बड़ा इमेजिन कर लेते हैं। सो दिस वॉज सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, मतलब कुछ बॉडी पार्ट फील होना बॉडी से रिलेटेड। तो दिस इज सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। देन मूविंग ऑन टू डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? डिसोसिएटिव एमनीजिया आता है सबसे पहले। A disorder where a person suddenly forgets important personal information, usually due to stress or trauma. The memory loss is too severe to be explained by normal forgetfulness. Example, forgetting your name, family or past after a shocking event. जो पर्सन होता है वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भूल जाते हैं, लाइक बेसिक योर नेम, फैमिली मेम्बर्स, आपके पास्ट से रिलेटेड चीज़ें किसी शॉकिंग इवेंट के बाद दे जस्ट फॉरगेटेड। यहाँ पे परमानेंट मेमोरी लॉस नहीं हुआ है, बट दे हैव जस्ट फॉरगॉटन देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब इसमें आता है डिसोसिएटिव फ्यूग, subtype of dissociative amnesia. In this rare condition, the person forgets their identity and may travel away from home or create a new identity with no memory of their past. उसमें person सिर्फ अपनी memory भूला है, पर लेकिन fugue में that person has created another personality, मतलब वो जो थे, वो जिनकी आइडेंटिटी थी उसको पूरा चेंज करके दे हैव क्रिएटेड अ न्यू आइडेंटिटी, दे हैव फॉरगॉटन वो पहले क्या थे, दे हैव क्रिएटेड अ न्यू आइडेंटिटी। दिस इज डिसोसिएटिव फ्यूग एंड दिस इज वेरी रेयर कंडीशन। Example, someone disappears, lives as someone else for days or weeks and then suddenly remembers who they really are. दूसरी आइडेंटिटी बनाई बट अचानक से याद आ गया अरे मैं तो वो था, that thing. Then second is dissociative identity disorder, प्रीवियसली कॉल्ड मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इस नाम से आपको समझ आएगा, मतलब डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का मतलब दिस इज व्हेन अ पर्सन हैज टू और मोर डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटीज और पर्सनालिटी स्टेट्स दैट take control of their behavior at different times. Each identity may have its own name, voice, memories and traits. This is a person जिसकी दो आइडेंटिटी है, एंड ये दो आइडेंटिटी वो वाली नहीं है कि भूल गए दूसरी वाली को वो याद आ गई, बट सेम पर्सन लिविंग एट द सेम प्लेस, बट अचानक से कभी वो कुछ और बने हुए हैं, कोई और पर्सनालिटी में, दूसरे टाइम कुछ और है। एंड इसमें दिस इज लाइक क्वाइट स्कैरी, लाइक इमेजिन हैविंग अ पर्सन अराउंड जो ऑल ऑफ अ सडन चेंज कर ले वॉइस, इवन द वे दे टॉक, देयर नेम, like their entire personality. बहुत सारी movies भी बनी हुई है इस disorder पे in a funnier way, but this is actually quite intense and serious. Then the third one, depersonalization, derealization disorder, a disorder where a person feels depersonalized or derealization. Depersonalization पढ़ते हैं, depersonalization as if they are detached from themselves, like watching their own life from outside. मतलब वो खुद को देख पा रहे हैं बाहर से, लाइक एज एन आउटसाइडर। इमेजिन यू आर वॉचिंग योर सेल्फ एज एन आउटसाइडर, आप खुद को लाइक एज अ दूसरा पर्सन अपने आप को देख पा रहे हो। दिस इज depersonalization. Then there is derealization, as if the world around them is unreal or dreamlike, मतलब एक ख्वाबी दुनिया में पहुंच जाना। Example, feeling like you're floating on your surrounding, like foggy or fake, even though you know they are real. अब डियरलाइज रियल वर्ल्ड से डिफरेंट, आपको ऐसा लग रहा है दैट आई एम फ्लोटिंग, मैं क्लाउड्स पर हूँ, दैट्स डियरलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन, आप अपने आप को बाहर से एज एन आउटसाइडर परसीव कर रहे हो। सेवेंथ वन इज डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेसिव डिसऑर्डर में सिर्फ यही है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, अ मेंटल हेल्थ कंडीशन वेयर अ पर्सन फील्स सैड, empty or hopeless most of the day, nearly every day or at least 2 weeks. It also affects sleep
एपेटाइट, एनर्जी, कंसंट्रेशन एंड इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज। पर्सन को बहुत लोनली फील होता है, अनहैप्पी फील होता है, एंड ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहता है, एंड ये उनकी स्लीप अफेक्ट करता है, उनको भूख कम लगती है या ज़्यादा लगती है, एनर्जी जो है उनकी लो रहती है, मतलब कंसंट्रेशन उनका खराब रहता है, एंड उनको डेली बेसिस में जो काम होते हैं वो करने में इंटरेस्ट नहीं आता। इसका एग्जाम्पल हो सकता है पर्सन में स्टॉप एंजॉइंग थिंग्स दे वंस लव, फील वर्थलेस और हैव थॉट्स ऑफ डेथ और सुसाइड। तो ये था हमारा डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मूविंग अहेड to bipolar and related disorders. तो bipolar में there are two disorders, which is bipolar 1 and bipolar 2. Bipolar 1 disorder क्या है? A mental illness marked by extreme mood swings that include maniac episodes, a period of very high energy, euphoria, reduced need for sleep and risky behavior. Depressive episodes, periods of deep सैडनेस, लो एनर्जी एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। मेनियाक का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, बहुत हैप्पी हो, बहुत एनर्जेटिक हो, एंड देन आपको डिप्रेसिव एपिसोड्स आ रहे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा सैड हो गए हो, आपकी एनर्जी लो है। मतलब बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में आपके दो मूड्स हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्सट्रीमली सैड, देयर इज नो इन बिटवीन। या तो पर्सन एक्सट्रीमली सैड है या तो एक्सट्रीमली हैप्पी है। तो मेनियाक एपिसोड और डिप्रेसिव एपिसोड, ये दो एपिसोड्स होते हैं, उसको हम कहते हैं बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। द मेनियाक फेज इज वेरी इंटेंस एंड में रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, एंड ये इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ होता है कि पर्सन को कभी कभी हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर क्या होता है? दिस ऑल्सो इन्वॉल्व्स मूड स्विंग्स, बट द हाइज हाइपोमेनिया आर लेस सीवियर देन फुल मेनिया। ये मूड स्विंग्स होते हैं इसमें, पर लेकिन जो मेनियाक एपिसोड्स, जो हाइपर मेनियाक एपिसोड्स होते हैं, जो बहुत एक्सट्रीम हैप्पीनेस होती है, उसकी सीवियरिटी कम होती है, ये लेस सीवियर होता है। पर्सन एक्सपीरियंसेस मेजर डिप्रेशन एंड हाइपोमेनियाक एपिसोड, माइल्ड मेनिया। द डिप्रेसिव फेज इज यूजुअली लॉन्गर एंड मोर सीवियर देन द हाइपोमेनियाक फेज। इसमें सडनली होता है एंड अचानक से कुछ हो रही है चीज़ तो उसको इमीडिएट केयर की नीड होती है। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर जो होता है ये लंबे टाइम तक चलता है, इसमें लंबे टाइम तक इंसान बहुत हैप्पी है, लंबे टाइम तक बहुत सैड है। इस तरीके से बाइपोलर 2 डिसऑर्डर एंड बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में डिफरेंस है। Then there is third one, which is psychothalamic disorder, psychothalmia भी बोलते हैं इसको, a milder form of bipolar disorder involving frequent mood swings between mild depression and mild hypomania that last for at least 2 years, 1 year in children. The symptoms are not as extreme as bipolar 1 or 2, but still affect daily life. ये जो साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर होता है, ये दोनों जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं उनका थोड़ा माइल्डर वर्जन है। जैसे इस वाले में सिर्फ मेनियाक एपिसोड की इंटेंसिटी थोड़ी कम थी, इसमें मेनियाक और डिप्रेसिव दोनों एपिसोड्स की जो इंटेंसिटी है दैट इज लेस, पर लेकिन ये बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक रहता है। एंड ऑब्वियसली अगर आप बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक सिर्फ हैप्पी हो या बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक सिर्फ लाइक सैड हो तो this will affect your daily life. So this was about bipolar and related disorders. Moving ahead with substance related and addictive disorders. So substance related ये मैंने आपको थोड़ा बताया था। substance related क्या होता है? किसी substance का use करना, addiction हो जाना किसी चीज़ से। तो उसमें सबसे पहले आता है alcoholism. Alcohol we all know. This is a chronic disease where a person has strong craving for alcohol, loses control over its use and continues drinking despite negative consequences that they know कि उनको negative consequences face करने पड़ेंगे, it's affecting their health, but still वो लोग alcohol consume करते हैं. Then second is stimulants like cocaine, drugs that increase alertness, attention, and energy by speeding up brain activity. Cocaine is a powerful stimulant that can lead to addiction, heart problems, and mental health issues. Third is caffeine, a mild stimulant found in coffee, tea, and some sodas. While commonly used, excessive intake can lead to dependence, sleep problems, and anxiety. And हमारे पेरेंट्स बोलते हैं चाय के बिना सर दर्द हो जाता है, ये हो जाता है, तो आई ऑलवेज आस्क माई पेरेंट्स नॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन दीज किसी काम के लिए। कुछ लोग की मॉर्निंग अच्छी नहीं रहती जब तो वो कॉफ़ी नहीं पीते, एंड कॉफ़ी हैज़ दिस कैफीन जो आपको इंस्टेंट आपको डोपामीन देता है, एनर्जी देता है, बूस्ट ऑफ एनर्जी देता है, बट बीइंग डिपेंडेंट ऑन दैट इज़ नॉट गुड।
वो भी एक तरीके का डिसऑर्डर ही है. सो इफ यू आर डूइंग दैट देन प्लीज अवॉइड इट. किसी चीज़ पे डिपेंडेंट मत हो. आपकी बॉडी में कुछ आपका मूड चेंज करने के लिए किसी चीज़ पे डिपेंडेंट मत हो. Fourth one is cannabis, also known as marijuana. It is a psychoactive drug that alters mood and perception. Regular use may lead to memory issues, reduce motivation, and in some cases dependence. ये सारी चीज़ें वही हैं which are addictive and ये हमारी बॉडी को हार्म करती हैं. चाहे आप एक बार यूज़ करो या बार बार यूज़ करो. बार बार यूज़ करोगे ज़्यादा जल्दी आपको रिजल्ट दिखेगा, कभी कभार यूज़ करोगे थोड़ा बाद में दिखेगा रिजल्ट, बट all of these harm your body. Fifth is hallucinogens, substances like LSD or like I don't know how to pronounce this word, magic mushrooms that cause hallucinations, seeing or hearing things that aren't real. अगर आपने स्क्विड गेम देखी है तो उसमें there was this character जो कुछ pills ले रहा था and he was just extremely confident in such an intense condition. तो ये उस तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं जो आपका हैलुसिनेशंस देते हैं. फील्स लाइक वाओ आई एम इन अ गुड प्लेस, मज़े आ रहे हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड दे मे लीड टू इमोशनल डिस्टर्बेंसेस और बैड ट्रिप्स. Then inhalants, chemicals like glue, paint thinner, or nitrous oxide that are inhaled to produce a high. ओके सो देयर आई हैव सीन पीपल जो वाइटनर होता था, करेक्शन फ्लूइड, उसको सूंघते थे एंड दैट्स रॉन्ग एक्चुअली. बचपन में करते थे बट डोंट डू इट इफ यू आर डूइंग इट. ये इनहेलेंस होते हैं एंड दीज इफेक्ट योर बॉडी. दे कैन कॉज ब्रेन डैमेज, हार्ट फेलियर एंड आर स्पेशली डेंजरस इन यंग यूजर्स. पेंट थिनर, कुछ लोग ग्लू पेंट थिनर, कभी कभी लाइक पेंट की खुशबू अच्छी लगना इज गुड बट उनको एक्सेसिवली सूंघना, कंज्यूम करना, इनहेल करना, दैट इज रॉन्ग. टबैको, वी नो इट इज रॉन्ग, उसमें निकोटीन होता है. देन देयर इज ओपॉइड, हीरोइन जिसको कहते हैं, अ पावरफुल ड्रग दैट रिलीव्स पेन बट इज हाईली एडिक्टिव. Heroin is an illegal opioid that can cause overdose, respiratory failure, and severe withdrawal symptoms. Then there is sedatives, hypnotics, and anxiolytics, drugs used to calm anxiety or help with sleep. Example, benzodiazepines. They depress the central nervous systems and can lead to dependence or overdose if misused. कुछ लोग sleeping pills लेते हैं to sleep. That is very wrong. वो डिपेंडेंस हो जाती है उसकी एंड धीरे धीरे दैट जस्ट किल्स यू फ्रॉम इनसाइड. So this was about substance related addictive disorders. Then we have disruptive and impulse control disorder. तो oppositional defiant disorder इसमें एक आता है, a behavioral disorder in children and teens marked by frequent anger, arguing with adults and refusal to follow rules or request. बच्चे होते हैं जो अपने बड़ों की बात नहीं मानते. They are just constantly जिद करे जा रहे हैं, मुझे ये चाहिए, आर्ग्यू कर रहे हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं. दैट इज ओपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर. मतलब दूसरों को बस अपोज करो, बात मत मानो, अपोज करो. देन देयर इज कंडक्ट डिसऑर्डर, antisocial behavior, a serious behavioral disorder where a child or teen repeatedly violates the rights of others, lying, stealing, fighting, showing cruelty without guilt. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बुली करने में मजा आता है दूसरों को. दैट इज कंडक्ट डिसऑर्डर. वो एक एंटी सोशल बिहेवियर होता है. Then there is aggressive behavior, actions intended to harm or threaten others. It can be physical, verbal, or emotional, and may be reactive or planned. इसमें कुछ टाइप्स के अग्रेशन है, जैसे वर्बल अग्रेशन, बोलकर अग्रेशन शो करना, यूजिंग वर्ड्स टू हर्ट अदर्स, नेम कॉलिंग, इंसल्ट करना, थ्रेट्स देना उनको. फिजिकल अग्रेशन, यूजिंग फिजिकल फोर्स, हिटिंग, पुशिंग, डैमेजिंग प्रॉपर्टी टू कॉज हार्म. हॉस्टाइल aggression driven by anger meant to hurt someone emotionally or physically. Proactive aggression, planned and goal oriented aggression used to gain something like bullying to gain control. मतलब इसमें the child is trying कि वो कंट्रोल गेन करे लोगों के ऊपर, उनको हार्म करके. उस बच्चे को मजा आने लगता है ये सब चीजें करके, लोग को हर्ट करके, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर्ट करके उसको मजा आने लगता है. बिकॉज दैट पर्सन फील सीन कि हाँ लोग मुझे देख रहे हैं, मैं पावर में हूँ अभी. So this is disruptive and impulse control disorder. Now
वी हैव सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। तो इस पर व्हेन आई गेव द बोर्ड एग्जामिनेशन इस पे आया था लॉन्ग आंसर एंड ये पूरा एक्सप्लेन करना था। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो आ ही सकता है, लाइक हाई चांसेस ये आएगा, तो मार्क इट एज अ स्टार एंड इसको हम पढ़ते हैं। तो सिजोफ्रेनिया में होते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स एंड साइकोमोटर सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं? फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग दैट डिसरप्ट्स कम्युनिकेशन। फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में क्या होता है कि आपकी जो थिंकिंग पैटर्न होती है वो डिसऑर्गेनाइज्ड होती है। थॉट्स एक जैसे हम लोग के एक सीक्वेंस में आते हैं, थॉट्स ये सीक्वेंस में नहीं आ रहे हैं, देयर इज डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड इस वजह से आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। बच्चे होते हैं जो वर्ड्स नहीं बोल पाते हैं पूरे पूरे, वो उल्टा सीधा वर्ड बोलते हैं, दैट हैपन्स बिकॉज उनकी जो थिंकिंग हो रही है वो डिसऑर्गेनाइज्ड वे में थिंकिंग हो रही है। अगर देयर इज दिस स्पेक्ट्रम तो शायद वो ट्रम स्पेक्ट बोले उसको, वो ढंग से बोल ना पाए एंड इस वजह से उनकी कम्युनिकेशन हैम्पर करती है। डिल्यूजन आना, फॉल्स बिलीव्स डिस्पाइट क्लियर एविडेंस। लेट मी जूम दिस फॉर यू रियल क्विक। या सो डिल्यूजन्स क्या होते हैं? फॉल्स बिलीव्स डिस्पाइट क्लियर एविडेंस। सो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। अब डिल्यूजन भी यहाँ पर 4 टाइप्स के हैं। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मतलब बिलीव दैट अदर्स आर ट्राइंग टू हार्म यू, बार बार ऐसा लगना कि वो मुझे हार्म कर रहे हैं, कोई मुझे हार्म करने आ रहा है, दैट इज डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन। डिल्यूजन हो रहा है आपको एंड आपको लग रहा है कि कोई मुझे हार्म करने आ रहा है। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, बिलीव दैट अनरिलेटेड इवेंट्स आर अबाउट यू, कोई भी बात चल रही है उसको अपने से रिलेटेड कर देना, यार तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो, व्हाई आर यू टारगेटिंग मी, जबकि वो आपके बारे में बात नहीं हो रही है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, बिलीफ ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और पावरफुल, ऐसा फील होता है दैट मेरे से पावरफुल कोई है ही नहीं, आई एम द होल, मतलब सबसे एक्सट्रीम पावरफुल most important person is you. That's delusion of grandeur. Delusion of control, believe that external forces control your thoughts or actions. कंट्रोल मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि why are you trying to control me, लोग मेरे को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपके थॉट्स को, एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज डिल्यूजन, ठीक है। देन वी हैव हैलुसिनेशंस। अब हैलुसिनेशंस क्या होती हैं? हैलुसिनेशंस होती हैं सेंसिंग थिंग्स दैट आरंट देयर, उसमें आपको डिल्यूजन्स हो रहे हैं, आपको थॉट्स आ रहे हैं, यहाँ पर आप चीज़ों को सेंस कर रहे हो, हमारे 7 सेंसेस 6 सेंसेस होते हैं, तो हम चीज़ों को सेंस कर रहे हैं जो वहाँ पर है भी नहीं, तब भी हम उनको सेंस कर पा रहे हैं। जैसे अब इसमें ऑडिटरी सेंसेस होते हैं, जो हमारी 6 सेंसेस होती हैं, उन्हीं के उस पर आप इजीली याद कर सकते हो। ऑडिटरी, ऑडियो मतलब कान, आपको साउंड्स सुनाई दे रही हैं जो एक्चुअल में नहीं आ रही हैं, पर आपका माइंड जानकर आपको लाइक ऑडियो सुनाई दे रही है, कुछ साउंड सुनाई दे रही है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, कोई बोल रहा है, भूत की आवाज़ आ रही है, दैट इज ऑडिटरी हैलुसिनेशन, वो चीज़ वहाँ पे है नहीं पर सुनाई दे रही है। विजुअल, आइज सीइंग थिंग्स दैट डजंट एक्सिस्ट, एक रोप टंगी हुई है बट दैट पर्सन इज सेइंग स्नेक स्नेक स्नेक, दैट इज विजुअल हैलुसिनेशन। टैक्टाइल हैलुसिनेशन, फीलिंग अनरियल टच सेंसेशन, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर ना कॉकरोच चल रहा है, you're feeling something, tactile sensations कहते हैं hallucinations। somatic, वहाँ पे वैसे कॉकरोच है नहीं but the person is feeling। somatic, feeling abnormal body sensations, बॉडी के अंदर से फील हो रहा है दैट मेरे अंदर कुछ चल रहा है, there is a somatic feeling abnormal body sensation, बॉडी के अंदर कुछ नॉन एग्जिस्टिंग सेंसेशन हो रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है but they're feeling it। gustatory sensation, tasting things that aren't there, टेस्ट आ रहा है of things which जो आपने खाई भी नहीं है, आपके पास है भी नहीं, but you're still tasting that thing। olfactory, आपको fragrances, smells आ रही हैं जो आसपास है नहीं but still you can smell it। तो ये हो गई हमारी hallucination। hallucination मतलब sensing things जो आसपास हमारे हैं ही नहीं। फिर आता है inappropriate effect, emotions that don't match the situation। situation कुछ और है और emotions कुछ और निकल रहे हैं। आप किसी के फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे की जेंडर रिवील पार्टी में गए हो, दैट ओकेजन इज सपोज टू बी हैप्पी, क्योंकि वहाँ पे सब हैप्पी हैं, देयर इज अ न्यू मेंबर कमिंग इन देयर फैमिली, पर आप वहाँ पे रोने लग जाओ अचानक से, यू आर शोइंग रॉन्ग इमोशंस, सो दिस इज इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सिम्टम्स। सो नेगेटिव सिम्टम्स में हमारे पास है एलोगिया, रिड्यूस्ड स्पीच और वर्बल आउटपुट। इसमें आपको
चीज़ नहीं है, वो मिल रही है। पॉजिटिव सिम्टम्स ये इसलिए क्योंकि वो चीज़ है नहीं बट तब भी फील हो रही है। नेगेटिव सिम्टम्स यहाँ पर जो होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। रिड्यूस स्पीच और वर्बल आउटपुट, बोल ही नहीं पा रहे हो, बोलना है, माइंड बोल रहा है पर आवाज नहीं निकल रही, एलोगिया। ब्लंटेड इफेक्ट, रिड्यूस्ड इमोशनल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशनलेस, एकदम एक्सप्रेशन नहीं निकल रहे हैं, दैट इज ब्लंटेड इफेक्ट, ब्लंट हो गया पूरा फेस। फ्लैट इफेक्ट, ऑलमोस्ट टोटल लैक ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स, इसमें तो थोड़ा रिड्यूस्ड होता है, कम इमोशंस निकलते हैं, यहाँ पे इमोशंस है ही नहीं, नो इमोशंस एट ऑल, इमोशनलेस हो जाता है फेस। अवॉयलेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन टू डू डेली टास्क, काम करना है बट मोटिवेशन नहीं आ रही है अंदर से काम करने की। ये नॉर्मल वाला सिम्टम नहीं है कि आज मेरा पढ़ने का मूड नहीं है, काम पे जाने का मूड नहीं है, दैट इज नॉट दैट, वो तो हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, दैट वी आर बीइंग लेजी। बट यहाँ पे लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाती है डेली टास्क करने की, दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम। ओके, तो दीज वर द नेगेटिव सिम्टम्स। अब है साइकोमोटर सिम्टम्स। साइकोमोटर सिम्टम्स क्या है? कैटाटोनिया, एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर सच एज इमोबिलिटी और एजिटेशन। इसमें आपका जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट से रिलेटेड है, आपका एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर हो रहा है, ढंग से मूव नहीं कर पा रहे हो, मूव लाइक कुछ पार्ट्स को मूव नहीं कर पा रहे हो। केटाटोनिक स्ट्यूपर, नो रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, पर्सन अपीयर्स म्यूट और फ्रोजन। अगर यहाँ पे नीडल आपको बार बार लग रही है, आप उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। स्ट्यूपर, नो रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी आपको हो रहे हैं, आप उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। केटाटोनिक रिजिडिटी, मेंटेनिंग अ स्टिफ अनमूविंग पोस्चर्स, कुछ लोग बहुत वियर्ड पोस्चर में बहुत देर तक बैठे हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो मूवमेंट, रिजिड हो गए हैं इन दैट पोज, स्टिफ हो गए हैं। So that's catatonic rigidity. Then there is catatonic posturing, holding strange or rigid poses for long periods. इसमें पर्सन स्टिफ हो गया इन अ नॉर्मल पोजिशन, इसमें उसने बहुत वियर्ड पोज को बहुत लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए क्रिएट कर लिया है। सो दिस वाज साइकोमोटर सिम्टम्स। सो ये थे हमारा दिस इज सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम। एंड अब हम आ रहे हैं अपने चैप्टर के लास्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे, विच इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। सॉरी फॉर द पेन। सो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। अब इसमें क्या आता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। अ कंडीशन वेयर इंडिविजुअल्स हैव ट्रबल फोकसिंग, सिटिंग स्टिल एंड कंट्रोलिंग इम्पल्सिव बिहेवियर। इट ऑफन स्टार्ट्स इन चाइल्डहुड एंड अफेक्ट स्कूल एंड डेली लाइफ। इसमें पर्सन एक तो अटेंशन डेफिसिट हो जाता है, वो किसी भी काम में अटेंशन नहीं फोकस कर पाता है, एंड दे बिकम हाइपर एक्टिव। यू माइट हैव सीन किड्स जो क्लास में डिस्टर्बिंग फैक्टर्स होते हैं, दैट कीप ऑन डिस्टर्बिंग, वो अटेंशन फोकस नहीं कर पा रहे, दैट फिजिटिंग अगेन एंड अगेन, खड़े होना है बार बार, may I go there, may I go there. So this is ADHD. Autism spectrum disorder, a developmental disorder that affects communication, social skills and behavior. People with autism may have trouble understanding others' feelings or showing their own. They may prefer routines or repeat actions. एक ही काम को बार बार करना प्रेफर करते हैं, दूसरों को समझ नहीं पाते, दूसरों के इमोशंस को समझ नहीं पाते, खुद के इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऑटिज्म इज़ अ वेरी कॉमन चीज़, एंड आजकल तो ऑन इंटरनेट देयर इज़ अ लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट दिस। सो आई एम श्योर आप लोग को इसके बारे में नॉलेज होगी। एंड इसमें बेसिकली यही सिम्टम्स होते हैं, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन, बिहेवियर, सब चीज़ें हैम्पर होती हैं। Then there is intellectual disability, a condition where a person has limitations in mental abilities like learning or problem solving and everyday skills like communication or self-care starting from before age 18. 18 होने से पहले ही उनको बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी लर्निंग फॉल्टी हो जाती है, इंटेलेक्चुअली मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड लर्न नहीं कर पाते, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते। इसमें भी हमारा डिसलेक्सिया भी आ जाता है, जो हमारा डिसलेक्सिया है जिसमें आप वर्ड्स रीड नहीं कर पाते, अल्फ़ाबेट्स रीड करने में प्रॉब्लम होती है, दैट्स डिसलेक्सिया। Then there is specific learning disorder, a disorder that makes it hard to learn basic academic skills like reading, dyslexia यहाँ पर आ गया, intellectual disability, specific learning disorder, writing और math, even though the person has average or above एवरेज इंटेलिजेंस। इसमें आपको ये दिख रहा है डाइसकैल्कुलिया, एक हमारी मूवी थी तारे ज़मीन पर, उसमें जो दैट किड जिसके ऊपर वो मूवी बेस्ड है, उसे मैथ का फियर था,
इफ़ यू रिमेंबर उस मूवी में देर आर सीन्स जब दैट पर्सन इज ट्राइंग टू स्टडी बट वो कुछ इमेजिन कर रहा है, नंबर्स आर प्लेइंग, फाइटिंग, तो मतलब मैथ्स और रीडिंग ये दोनों चीज़ें दे आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड, वो समझ नहीं पा रहे, उनका ब्रेन समझ नहीं पा रहे, उनको स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर हो रहा है. तो दिस वॉज अबाउट आर चैप्टर 4. आई होप आप सबको समझ आया होगा. एंड बिफोर वी एंड दिस वीडियो I want to share something. The other mentor on this channel, Himanshu Neeraj, me and him, we both started this channel together. So now he has started his other channel. Obviously वो यहाँ पे भी videos बनाएंगे, but उन्होंने एक दूसरा channel start किया है जिसमें The Hims Show, जिसमें he'll be sharing his journey. He's pursuing BSc in AI, Artificial Intelligence. It's a very डिफरेंट फील्ड एंड आई एम श्योर आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपको उनकी जर्नी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. सो प्लीज़ चेक आउट देयर चैनल, सब्सक्राइब करो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो. एंड दैट्स इट. थैंक यू फॉर योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट. हम लोग के चैनल स्टार्ट करे 1 साल से ज़्यादा हो चुका है एंड यू गाइज हैव शोन अ लॉट ऑफ लव ऑन आवर वीडियोस. सो थैंक यू सो मच. इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. बाय बाय.